Hey everyone, this is प्रेम एजुकेशनल हाइक्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ रहा है। आप इस चैप्टर को अपने आने वाले क्लास के केमिस्ट्री का फाउंडेशन भी मान सकते हो, क्योंकि भाई असली केमिस्ट्री आपका इसी चैप्टर से स्टार्ट हुआ है। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर से 2 पार्ट अपलोड कर रखा है। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको एटम और एटम से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड पार्ट में हमने आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाया। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 3। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। यानी हम अपने केमिस्ट्री वाले केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखना सीख सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो भाई साहब। NaCl, HCl और MgCl2 ये सभी केमिकल फॉर्मूला के एग्जाम्पल हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये केमिकल फॉर्मूला लिखे कैसे गए हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, आपको इस टॉपिक पर इस वीडियो से ज्यादा इजी एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट द यूट्यूब नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन द स्पॉट एंड और साफ मिल जाया करे। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला को लिखना। अब देखो, द केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। समझ रहे हो ना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजली। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि भाई अगर हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला पता करना है या लिखना है, तो पहले ये जानो कि केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कोई भी कंपाउंड किस किस चीज से मिलकर बना है, किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये हमें बताता है केमिकल फॉर्मूला। जैसे NaCl की ही बात करें, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन। अब भाई 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, ये हमें केमिकल फॉर्मूला बता रहा है कि नहीं। NaCl का केमिकल फॉर्मूला हमें यही तो बता रहा है ना। समझ में आ रहा है ना। तो भाई हम अलग अलग कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न 2 थिंग्स। कौन कौन सी चीज जानने की जरूरत है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आप जिस भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने की सोच रहे हो ना, वो कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, उनका सिंबल पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए आपको, यानी वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ, ये चार्ट आपके सामने पूरा ओपन होके आ गया और यहां पर कुछ कॉमन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इन कॉमन एलिमेंट्स का सिंबल भी यहां पर दिया गया है और वैलेंसी भी यहां पर दी गई है। तो आपको करना क्या है, वैलेंसी को याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे कंपाउंड बनाओगे वहां वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप जैसे जैसे ढूंढोगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। आप अगर चाहो एक दिन में इसको बैठकर याद कर लो तो नहीं होगा। है तो बड़ा आसान लेकिन होगा नहीं। ठीक है, तो वैलेंसी जैसे जैसे हम यूज करते हैं हमें पता चलता जाता है कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, हीलियम की 0 है। अब पहले वैलेंसी है क्या और ये किस तरीके से कंपाउंड बनाने में मदद करती है हमारी, ये हम सीखेंगे। सो वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी को मैंने 2 हाथों से रिप्रेजेंट किया है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि भाई वैलेंसी को ना एटम्स का हाथ बोला जाता है। जैसे हम दूसरे से अगर चिपकना हो तो हम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते। बिल्कुल ऐसे ही भैया एटम्स को भी एक दूसरे से चिपकना होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को मिलाते हैं। ठीक है, वैलेंसी मतलब हाथ पैर हो गया इनका। हम अपने हाथ पैर से लोगों से मिलते हैं, लेकिन एटम्स कैसे मिलते हैं, वैलेंसी से मिलते हैं। अब वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जो एलिमेंट्स की कंबाइनिंग शक्ति होती है, यानी उनकी जो क्षमता होती है, जिस क्षमता से वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं, इसी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। देखो भैया, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और 118 एलिमेंट्स का अपना अलग अलग वैलेंसी है। किसी का 0 वैलेंसी है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है और किसी का 4 है। यानी 118 एलिमेंट्स में से सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 to 4 के बीच में है। अच्छा, आप वैलेंसी को और आसान भाषा में समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चॉकलेट्स हैं और मैंने तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हारे हाथों में जितनी कैपेसिटी हो उतने चॉकलेट्स निकाल लो, तो तुम क्या करोगे, तुम अपने दोनों हाथों में जितने चॉकलेट्स आएंगे उतने चॉकलेट्स को उठा लोगे। बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के पास भी अपना अपना हाथ होता है। किसी के पास एक भी हाथ नहीं होता, इन्हें हम स्टेबल एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेबल एटम कहते हैं।
किसी के पास एक हाथ होता है, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, किसी के पास चार। बस इसी को हम वैलेंसी का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? आगे अभी आप वैलेंसी को और डीप में पढ़ोगे। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन with the atoms of another element to form a chemical compound। मतलब वैलेंसी हमें बताती है कि भाई कैसे किसी एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब ये वैलेंसी चीज क्या है ना, इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं NaCl का। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये एक कंपाउंड है, बिल्कुल है। बट जब ये कंपाउंड नहीं था, जब ये Na और Cl अलग अलग था, तो ये कंपाउंड कैसे बना? वैलेंसी की वजह से। क्योंकि वैलेंसी हम किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। जैसे Na यानी सोडियम की कैपेसिटी 1 है, तो वो केवल ऐसे एटम के साथ कंबाइन होगा जिसकी वैलेंसी 1 हो। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर सोडियम की कैपेसिटी या वैलेंसी 2 होती तो ये किसी ऐसे एटम के साथ कंबाइन होता जिसकी वैलेंसी 2 है। लेकिन Na यानी सोडियम, इसकी वैलेंसी केवल 1 है, इसलिए इसने Cl के साथ कंपाउंड बना लिया जिसकी वैलेंसी 1 है। समझ में आया? इस एग्जांपल से हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर हमें किसी दो एलिमेंट्स को मिलाकर कोई कंपाउंड बनाना हुआ तो इसके लिए हमें इनकी वैलेंसीज को मैच कराना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल कराना पड़ेगा। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 था, तो इसने क्लोरीन को ढूंढा कंपाउंड बनाने के लिए जिसकी वैलेंसी 1 है। अब भाई देखो, वैलेंसीज मैच कराने से पहले आपको पता होना चाहिए आप वैलेंसी निकालते कैसे हो। तो चलो, बहुत ही आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं जिससे आप वैलेंसी, टोटल 118 एलिमेंट्स की वैलेंसी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्या तरीका है? देखो, वैलेंसी निकालने के लिए ना, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑक्टेट रूल को जानना बहुत जरूरी है। क्या है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल वो सिंहासन समझ सकते हो आप, जिस सिंहासन पर सभी एलिमेंट्स बैठना चाहते हैं। सभी एलिमेंट्स को यही ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। ये ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई कोई भी एलिमेंट है वो अपने एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर सभी एलिमेंट्स के पास होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। ऐसे सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि भाई एटॉमिक नंबर को ऐसे डिवाइड किया जाए कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। पहला सेल, ये सेल कहलाता है, ये जो गोला दिख रहा है पहला वाला, ये सेल कहलाता है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है और कंपाउंड बनने के लिए रेडी है। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। अब इसके एटॉमिक नंबर को ना हमें पहले डिवाइड करना है 2 में। तो पहले हमने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले सेल में रख दिए। ये वाला है ना, इसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है? तो चलो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, मतलब इसके पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स है खर्च करने को। तो इसने क्या किया? 2 तो पहले सेल में लगा दिया, क्योंकि पहले सेल में 2 ही होते हैं। दूसरे सेल में चाहिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बचते तो केवल 3 ही हैं। ठीक है? 2 हमने यहां खर्च कर दिए और जो बाकी 3 बचा वो हमने दूसरे वाले सेल में डाल दिया। अच्छा, अब तुम बताओ कि इस सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 है, 5 और मिल जाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया 5 लेने के बजाय ये 3 देना ज्यादा आसान पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो भैया यही 3 इलेक्ट्रॉन देकर हमारा जो बोरॉन है ना, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसीलिए इस बोरॉन की जो वैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो है 3, है कि नहीं है? अच्छा चलो, और आसान मैं आपको समझाता हूं। कार्बन ही ले लेते हैं। अब देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ठीक है? हमें इसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। जैसे कार्बन का 6 है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है? दूसरे में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास बचते हैं केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स इसे और चाहिए ताकि ये अपना
ये पूरा कर सके, अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4, और इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। समझ रहे हो ना? ये जो आउटर सेल है, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बस उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन की भी वैलेंसी निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 8। इसको ऐसे डिवाइड करो कि पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए। तो पहले में तो चलो 2 आ गए, ठीक है, अब बचा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन हमने 1 2 3 4 5 6 इसमें डाल दिए। अच्छा, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अभी हमें कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? चाहिए तो टोटल 8, बट है 6, इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है ताकि इसका ऑक्टेट हम कंप्लीट कर सकें। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए इसकी भी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, आयरन की वैलेंसी क्या है? कैसे निकालोगे? इसके एटॉमिक नंबर को डिवाइड करना सीखो पहले। चलो, ये जो हमारा आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसका वैलेंसी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन है वही तरीका है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। पहले सेल में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, तो चलो 1 2, अब बच गया 24। दूसरे में हमें रखने हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। ठीक है, तो 8 इसमें, 2 इसमें, 8 2 10 तो इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब बचे हैं 16, और तीसरे वाले में भी 8 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे वाले में भी 8 है। चलो तो भैया अब देखो, टोटल हमारे पास 8 इसमें, 2 इसमें, 8 2 10 और 8 इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो चुके हैं। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो जब 2 8 और 8 ये पूरा कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर से 2 8 8 करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आयरन के और बचे हुए हैं। तो आगे आगे फिर 2 को फॉलो करेगा। 2 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन दूसरा कहां है इसी में? ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितने बचे? अब बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। अब आगे लास्ट वाले सेल में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन होने कितने चाहिए? चाहिए तो 8। मतलब इसकी भी वैलेंसी 2 ही होगी, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आयरन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये है हमारा आसान तरीका, जिससे आप एटॉमिक नंबर्स को ना इस रूल के थ्रू फॉलो करवा के वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया वैलेंसी की एग्जैक्ट और सबसे आसान डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स given or taken from element to satisfy octet rule is called valence electron और वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट से, देखो यहां पर लिखा गया ना, किसी भी एलिमेंट के बाहरी सेल से जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएं या जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बस उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अच्छा वैलेंसी तो हमने जान ली। सो वैलेंसी कैलकुलेट करना तो तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 के 118 एलिमेंट्स का तुम वैलेंसी निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी तरीका बताया है। ठीक है, चलो एक बार हमने वैलेंसी निकाल लिया, अब इन वैलेंसी का यूज करके हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये भी सीख लो। ठीक है, बट एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि ईच एलिमेंट हैड टू फॉलो ऑक्टेट रूल टू फॉर्म कंपाउंड। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि हमें अगर किसी 2 एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बनाना है, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा मतलब उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथा अगर सेल होता है तो उसमें फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 8 और छठे में भी 8 होना चाहिए। चलो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया सोडियम यानी Na। अब देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है, मैंने आपको कैसे बताया है, कैसे वैलेंसी निकालनी है, बस 2 8 8 2 8 8 इसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है। चलो पहला, दूसरा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले सेल में रख दिए, दूसरे में हमें रखना है 8। ठीक है, तो चलो 1 2 3
4 5 6 7 8 हमने दूसरे में रख दिए, तो भैया 2 पहले सेल में, 8 दूसरे सेल में, मिलाकर हो गए 10। अब सोडियम के पास केवल 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर सेल में आ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी तो जान गए होंगे कि केवल यही एक इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो भैया जो सोडियम है ना हमारा, वो ढूंढता है क्लोरीन को कंपाउंड बनाने के लिए। क्यों ढूंढता है? क्योंकि जो क्लोरीन है ना हमारा, ये देख रहे हो, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड करना शुरू करो ऐसे ही 288 वाले रूल से, तो तुम देखोगे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तुम, 1 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे में भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने पहले सेल में डाले, 8 हमने दूसरे सेल में, 8 2 10 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन और बचा है, लेकिन हमें तीसरे वाले सेल में कितने रखने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास केवल 7 ही बचा है, तो होगा क्या? ये उधार ले लेगा Na से। अब इसका 8 कंप्लीट, इसका 2 और 8 कंप्लीट, अब कोई बाकी तो नहीं है ना, इसका भी, हमारा जो सोडियम है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि पहले में 2 है, दूसरे में 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। और इसी तरीके से ये दोनों, प्लस का साइन सोडियम पे लग जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, माइनस का साइन क्लोरीन पर लग जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। प्लस और माइनस तभी लगता है जब मेटल और नॉन मेटल में कंपाउंड बन रहा हो। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, और इस तरीके से NaCl हमारा कंपाउंड बन जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, कार्बन ले लिया है हमने, आप देख रहे हो सामने हमारे कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की एटॉमिक नंबर पता कर लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। मतलब हमें पहले इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, दूसरे सेल में जो बचे हैं 4, 1 2 3 4 हमने रख दिया। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। मतलब हम 4 इलेक्ट्रॉन्स देके या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर कंपाउंड बना सकते हैं। अब ढूंढो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो हमने ऑक्सीजन को ढूंढा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी देख लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी है 8, मतलब एक इसमें 2 बचते हैं, जो 6 वो आउटर सेल में हो गया। अब देखो इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए, और इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 चाहिए, है कि नहीं? तो ये क्या करेगा ना, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और एक और ऑक्सीजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी देगा। जैसे देखो ये सिंपल सी चीज है, अब देखो इसको एनिमेशन से समझते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे तब भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने क्या किया कार्बन ने, कार्बन की वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा हैं, इन लोगों को केवल 2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 दे देगा एक ऑक्सीजन को और 2 दे देगा अगले ऑक्सीजन को। अब बताओ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 हो गए पूरे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कि नहीं? 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इस तरीके से जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो हमारे सामने कंपाउंड आया CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Hey dear learners, you must be preparing for your class 9th or 10th term 2 exams. So here are some offers जहां पर अनअकैडमी आपको टर्म 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेगी। अगर आप अभी आज मिनिमम 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो अपने टर्म 2 के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, यू विल गेट 1 मंथ एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी जो बोर्ड्स है, महाराष्ट्र बोर्ड, आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th, आईएससी 11th एंड 12th, सीबीएसई क्लास 6 to 12th, इन सभी के लिए मिनिमम 12 मंथ्स के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जहां पर आपके टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। अलग अलग बैचेस स्टार्ट हुए हैं क्लास 9th एंड 10th वालों के लिए।
क्लास 10th के लिए स्कॉलर्स बैच और क्लास 9th के लिए भी सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए टर्म 2 के एग्जाम्स में जो बैचेस स्टार्ट हुई हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप मेरे कोड PREM का यूज करते हो तो आपको 10% लेस भी हो जाएगा। सो गो फॉर इट एंड प्रिपेयर फॉर योर टर्म 2 एग्जाम्स। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहे हो हमें वहां पर काम आता है। अगर आप इन रूल्स को नहीं जानोगे तो आप कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखते हो वो गलत लिखोगे। नंबर 1, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई अगर हम किसी भी दो एलिमेंट को मिलाकर कंपाउंड बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, इन दोनों को मिलाकर हमें कंपाउंड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी वैलेंसीज या जो भी चार्जेस हैं, वैलेंसीज जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं तो उनकी वैलेंसीज को हम चार्जेस कहते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड नहीं होते उनके वैलेंसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड कब बनता है आपको पता होना चाहिए, जब एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। जैसे मैग्नीशियम मेटल है और ये नॉन मेटल है तो इसके चार्जेस को हमें बैलेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के पास चार्ज है 2 पॉजिटिव, यानी मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, और वहीं पर क्लोरीन जिससे हमें कंपाउंड बनाना है ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसका चार्ज है 1 यानी केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एटम को दे दिया और क्लोरीन का दूसरा एटम भी यहीं पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। अब दोनों तरफ चार्जेस जो है क्या हो गए? बैलेंस हो गए कि नहीं? मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने थे तो इसने दोनों दे दिए, एक पहले एटम को और एक दूसरे एटम को, और इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाता है कौन सा? MgCl2, मतलब मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन का 2 एटम MgCl2। चलो दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड नॉन मेटल इज रिटन सेकेंडरी। कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, जैसे यही मैग्नीशियम क्लोराइड ही ले लें हम, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें सबसे पहले मेटल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर जाके हमें नॉन मेटल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे CaO, Ca मतलब कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो इसमें हमने सबसे पहले मेटल का फॉर्मूला लिखा है Ca, फिर जाकर ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है O। ऐसे दूसरा एग्जांपल भी देख लो, सोडियम क्लोराइड, हमने सबसे पहले सोडियम जो कि एक मेटल है इसका फॉर्मूला लिखा है Na, फिर जाकर हमने क्लोरीन का फॉर्मूला लिखा है Cl। ऐसे ही इसमें भी देख लो, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले Mg, क्योंकि ये एक मेटल है तो मेटल का फॉर्मूला हमने पहले लिखा Mg, और Cl जो कि एक नॉन मेटल है उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल हमें कहता है कि भाई इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयंस किसको कहते हैं? जिसके पास 2 एटम हो, जैसे O और H, ये 2 अलग अलग एटम है ना, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन बन गया। ठीक है, जैसे और भी हो गया, जैसे CO हो गया, ये भी पॉलीएटॉमिक आयन बन गया। ठीक है, तो अगर पॉलीएटॉमिक आयन कंपाउंड में है तो क्या करना है हमें? द आयन इज इंक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. क्या कहा जा रहा है? इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कहते हैं, तो NaOH क्या है? अब देखो Na मतलब सोडियम है और OH जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर पॉलीएटॉमिक आयन की संख्या केवल एक है, जैसे इसमें एक ही है ना, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, ये पॉलीएटॉमिक आयन मिलाकर एक ही है। ठीक है, तो अगर एक एटॉमिक आयन है तब तो हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, और अगर इसी जगह NaOH2 होता तो हमें इसके लिए ब्रैकेट लगाना पड़ता NaOH2 बताने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर जिस कंपाउंड में हमें पॉलीएटॉमिक आयन का यूज हुआ, पॉलीएटॉमिक मतलब 2 डिफरेंट एटम से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाए तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं ना, तो OH हमारा मिलकर पॉलीएटॉमिक हो गया।
अगर इसकी संख्या एक है, जैसे यहां पर तो एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है तो हमने ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, अगर यहीं पर NaOH2 हो जाता तो हमें ब्रैकेट का यूज करना जरूरी था। आप अभी आगे जितने भी कंपाउंड पढ़ोगे आप देखोगे कि सभी पॉलीएटॉमिक आयन के नंबर्स के लिए ब्रैकेट बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली आते हैं कि कैसे हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। हम कुछ सिंपल कंपाउंड्स लिख रहे हैं जिसका फॉर्मूला भी बताना मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके आगे हम डिफिकल्ट कंपाउंड भी लिखेंगे, फिर उसका फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखना सीखते हैं। अब फॉर्मूला लिखना सीखने से पहले आपको चीज मैं बता दूं कि भाई सिंपल कंपाउंड कहते किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सिंपल कंपाउंड्स। द सिंपल कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मतलब सबसे आसान जो होता है केमिकल फॉर्मूला लिखना वो होता है सिंपल कंपाउंड्स का। सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल कंपाउंड्स दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे हमने NaCl ही ले लिया, ये एक सिंपल कंपाउंड है, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन। ऐसे ही हमने ले लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी तो केवल दो ही अलग अलग एटम से मिलकर बना है। तो सिंपल कंपाउंड उसको कहते हैं जो केवल दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, दो एलिमेंट से ज्यादा ना लगा हो उसको कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, वैलेंसीज ऑफ सम आयन आर गिवन इन 3.6, यू कैन यूज दिस टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। यहां पर आपके लिए कुछ वैलेंसीज दी गई हैं, एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूं। इस चार्ट में आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसीज दी गई है और आपको यहां पर इन्हीं वैलेंसीज का यूज करके बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बाइनरी कंपाउंड का एग्जांपल देख लो, जो सिंपली दो एटम से मिलकर बना हो, दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, उसे हम बाइनरी कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड कहते हैं। जैसे यही हमारा वाटर हो गया, ये एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, मतलब एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन। ऐसे ही HCl भी एक एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट हो गया हमारा क्लोरीन। तो ये इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत सिंपल है क्योंकि इनको हम सिंपल कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वैलेंसीज आपको याद रखनी चाहिए। अगर वैलेंसी याद नहीं है तो आप इस चार्ट में आकर देख सकते हो, फिर कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो हमें सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या क्या? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, मतलब वो कंपाउंड किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, उन एलिमेंट्स का सिंपल हमें पता होना चाहिए, सिंबल, और उनकी वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। और फिर इन सिंबल्स और वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर देते हैं, तब जाकर हमारा कंपाउंड बनता है। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना हुआ तो हाइड्रोजन क्लोराइड किस किस चीज से मिलकर बना है? आप देख रहे हो, हाइड्रोजन से और क्लोराइड यानी क्लोरीन से मिलकर बना है ना। हमें बस दो चीजों की जरूरत है किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूला को लिखने के लिए। हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। क्या क्या? केवल उसके सिंबल्स, मतलब कोई भी कंपाउंड किन चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना है, इनके सिंबल्स चाहिए और इनकी वैलेंसीज चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1, तो हमने इनकी वैलेंसीज को नीचे रख दिया। अब क्या करना है? हमें इनके फॉर्मूला को लिखने के लिए क्रॉसओवर कर देना है। मतलब इसका इसके साथ लिखो, इसका इसके साथ लिखो, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया HCl। HCl बन गया ना। 1 1 है तो यहां तो लिखा नहीं जाएगा H1 Cl1, ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा, 1 को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया HCl। मजा आया कंपाउंड बनाने में? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड है इस बार हमारा। हाइड्रोजन सल्फाइड दो चीजों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा सल्फाइड यानी सल्फर। इन दोनों का सिंबल लिख दिया हमने। अब इनकी वैलेंसीज नीचे लिख दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सल्फर की वैलेंसी है 2। ठीक है, इन दोनों को क्रॉसओवर कर दो। चलो, तो हमने जब क्रॉसओवर कर दिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो केमिकल फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आया वो क्या हो गया? H का 2 था तो हमें 2 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन 2 को नहीं कर सकते। तो H2 यस हमारा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे और भी फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ आयोनिक कंपाउंड के भी फॉर्मूला लिखने सीख लो। आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हो। अभी तक ये देखो, ये दोनों नॉन मेटल ही थे।
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो दो नॉन मेटल्स में हमें आयन नहीं कहेंगे हम, अगर मेटल और नॉन मेटल आता है तब इसको हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का भी सिंपल हमारा केमिकल फॉर्मूला लिखने का वही तरीका होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंबल्स लिखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो सबसे पहले सिंबल लिखो, मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg और क्लोराइड का सिंबल हो जाएगा Cl। ठीक है, अब हम वैलेंसीज की जगह नीचे इन आयंस के चार्जेस को लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो है 2+ और क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है 1-। चलो मैं तुमको दिखा देता हूं, पीछे जो हमने चार्ट यूज किया है उसी चार्ट से मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हो, हियर इज द चार्ट। आप यहां पर आसानी से देख लो कि जो मैग्नीशियम है उसका वैलेंसी कितना है, 2+ है, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन इधर क्लोरीन का है 1-, इधर 2+, इधर 1-, तो हम उनकी वैलेंसीज को नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलो तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर Mg है, Cl है, इनकी वैलेंसी को नीचे लिखो, 2+ और 1-, इन दोनों को क्रॉस ओवर कर दो, बन गया हमारा कंपाउंड MgCl2। ठीक है, बट एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। क्या कहा जा रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल हम अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की ही बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, लेकिन जो हमारा क्लोरीन है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो भैया बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और Cl का एटम ले लेंगे, जिससे 1 इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा, दोनों बैलेंस हो गया और हमारा कंपाउंड बन गया MgCl2। वही कहा जा रहा है कि भाई जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए और ओवरऑल स्ट्रक्चर न्यूट्रल होना चाहिए, ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। 0 तो आएगा ही क्योंकि इसके पास भी 1- है, इसके पास भी 1- है, और मैग्नीशियम के पास टोटल 2+ है, तो 2+ 1 2+ से गायब हो गया, कट गया। ठीक है, तो न्यूट्रल हो गया कि नहीं, 0 चार्ज हो गया, टोटल 0 हो गया। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत जरूरी चीज है कि भाई हम अगर केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज और इस निगेटिव चार्ज को हम केमिकल फॉर्मूला में कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर 2 पॉजिटिव है तो तुम ऐसा नहीं लिखोगे कि Mg निगेटिव हो गया या Cl2 पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव केमिकल फॉर्मूला में लिखा ही नहीं जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और आयोनिक कंपाउंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ये आयोनिक कंपाउंड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है और ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल है। जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से मिल जाए समझ जाना आयोनिक कंपाउंड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। अब बताओ क्या करोगे, सबसे पहले तो एल्युमिनियम का सिंबल लिखो Al, ऑक्साइड का सिंबल लिखो O। ठीक है, सिंबल लिख लिया। अब इनके चार्जेस, एल्युमिनियम का चार्ज होता है 3+, आप चार्ट में जाकर देख लेना, एनसीईआरटी में भी वो चार्ट दिया गया है। ठीक है, आपको देखकर ही करना है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपको याद होंगी, आपको सभी के चार्जेस याद होंगे, नहीं, आपको वो चार्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना वो आपके एनसीईआरटी में है, आपको उसको ओपन करके रखना है जब कभी भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो। ठीक है, तो हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हमने एल्युमिनियम का सिंबल लिखा, ऑक्साइड का सिंबल लिखा, अब इनके नीचे इनके चार्जेस लिखेंगे। एल्युमिनियम का चार्ज है 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का चार्ज है हमारा 2 नेगेटिव। अब इन दोनों चार्जेस को क्रॉस ओवर कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मिलकर हमारा कंपाउंड बन गया Al2Al2। ठीक है, माइनस तो लिखना नहीं है इसलिए Al और 2 और O के साथ 3+ तो लिखना नहीं है, तो Al2O3 हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, मजा आ रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड कैसे है जरा मुझे बताओ कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं। तो कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड नॉन मेटल है, ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड का भी फॉर्मूला हम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे सिंपल कंपाउंड का लिखते हैं। तो कैल्शियम, कैल्शियम का जो हमारा सिंबल है वो है Ca
और ऑक्साइड का जो सिंबल है वो है हमारा O, है कि नहीं है। अब देखो इनके नीचे इनके चार्जेस को लिखो। कैल्शियम का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2 नेगेटिव। तो भाई जब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फटाफट क्रॉसओवर कर दो। क्रॉसओवर करने पे हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला बन के आया वो आएगा CaO। तुम तो कहोगे कि भैया CaO कैसे आएगा, Ca2 होना चाहिए, O2 होना चाहिए। तो भाई जब देखो दोनों तरफ सेम चार्जेस हो ना तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं, हम बस डायरेक्ट ये लिख देते हैं इनके सिंबल्स को मिलाकर, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया है। चलो, तो ये चीज मैंने आपको एक कोटेशन देकर भी बताया गया है कि ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, वैसे तो होना चाहिए Ca2O2 होना चाहिए, नियम के अनुसार तो यही होना चाहिए ना, क्योंकि इधर भी 2 है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, तो Ca2 और O2 होना चाहिए, लेकिन हमने CaO लिखा है। तो क्या है इसका कारण? हियर द वैलेंसीज ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम। यहां पर आप देख रहे हो जब दोनों एलिमेंट की वैलेंसीज एक बराबर हो, सेम हो, तो यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO। हम Ca2O2 लिखने के बजाय हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं CaO, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव से कट जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने का तरीका। एक और आयोनिक कंपाउंड हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपकी मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये सभी आपकी एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दी गई हैं, ठीक है। चलो अच्छा, मेरे साथ बताओ कि अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तरफ है कैल्शियम, कैल्शियम का जो हमारा सिंबल होता है CaO, Ca होता है, और हाइड्रोक्साइड आप देख रहे हो, हाइड्रोक्साइड 2 चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें दोनों का लिखना पड़ेगा सिंबल, तो हमने ऑक्सीजन का भी लिख दिया और हाइड्रोजन का भी लिख दिया। तो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनके चार्जेस को भी तुम्हें लिखना है। इनके चार्जेस क्या है? 2 पॉजिटिव है, जो हमारा कैल्शियम है उसका चार्ज है हमारा कितना? 2 पॉजिटिव, और OH का चार्ज है 1 माइनस। तुरंत क्रॉस ओवर कर दो, Ca और OH2, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाएगा CaOH2, यही बनेगा ना। हाँ, मैंने आपको तीसरा रूल समझाया था अभी कुछ देर पहले, मैंने बताया था कि अगर हमारा CaOH है तो हमें इसे ब्रैकेट में करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर यही CaOH2 है तो हमें इसे ब्रैकेट में करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहां पर किया गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल। चलो, तो इस तरीके से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो यहां पर कुछ लिखा गया है कि हम ये जो ब्रैकेट में लिखा है हमने यहां पर ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 एंड नॉट CaOH2। कहा जा रहा है कि भाई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है वो ब्रैकेट में OH होगा, ब्रैकेट के बाहर OH आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वी यूज ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। अब देखो CaOH में ना O का भी 2 एटम है और H का भी 2 एटम है, मतलब एक से ज्यादा सेम एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम O और HS तो लिखेंगे नहीं, इससे अच्छा है कि OH को ब्रैकेट में डालकर हम नीचे 2 लिख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भैया O भी हमारा 2 है और H भी हमारा 2 है। समझ में आया? हियर द ब्रैकेट अराउंड OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl groups joined to 1 calcium atom. In other words, there are 2 atoms each of oxygen and hydrogen in calcium oxide. बस आपको पूरे इस गाथा में हमें इतना ही बताया गया है कि भाई अगर किसी भी 2 ग्रुप, जैसे ये 2 अलग अलग एटम्स हो गए, ऑक्सीजन अलग है, H हमारा जो है अलग है, तो ये अगर 2 एटम्स मिलकर कोई ग्रुप बन रहा है ना, और ये ग्रुप अगर एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर CaOH होता तब तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन भी एक ही है और हाइड्रोजन भी एक ही है, इसलिए हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है। लेकिन CaOH2 को हम ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बताता है कि भाई ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर हम डायरेक्ट CaOH2 लिख देंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल हाइड्रोजन ही 2 है, ऑक्सीजन हमारा 2
नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ब्रैकेट का यूज करते हो कंपाउंड लिखते टाइम। ठीक है, ब्रैकेट का मैंने पूरा आपको तरीका बताया, ब्रैकेट कब लगाते हो ना। कुछ और आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला को हम लिखना सीखते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। वही हमारा पुराना तरीका, पहले सोडियम के सिंबल को लिखते हैं। सोडियम का सिंबल है हमारा Na और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। इसको याद करना, जहां कहीं भी आपको कार्बोनेट शब्द मिले ना तो समझ जाना CO3 हमें लिखना है। बिल्कुल, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है ये CO3, कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला लिखना है, सोडियम Na और कार्बोनेट हो गया हमारा CO3। अब इनके चार्जेस को भी लिखते हैं। सोडियम का चार्ज है 1 पॉजिटिव और CO3 का चार्ज है 2 निगेटिव। ये सारी चीजें आपको उसी चार्ट में मिल जाएगी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। बस सिंपली आपको क्रॉसओवर कर देना, इसका इसके साथ क्रॉसओवर और इसका इसके साथ क्रॉसओवर, और इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। Na2 क्यों? क्योंकि यहां पर 2 है इसलिए Na2। निगेटिव तो लिखेंगे नहीं क्योंकि चार्जेस हम फॉर्मूला में लिखते नहीं है, तो Na2 और CO3 ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर केवल एक ही एटम है। ठीक है, अगर यहां पर 2 में होता ना, 2 होता यहां पर, तो हम CO3 को ब्रैकेट में कर देते, कुछ ऐसा लिखते हम, CO3 को ब्रैकेट में करके 2 लिखते। अगर यहां पर 3 होता तो हम यहां 3 लिखते ब्रैकेट में करके, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही एटम है इसलिए हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा एक और आयोनिक कंपाउंड लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। पहले अमोनिया का सिंबल लिखते हैं। अमोनिया का सिंबल होता है NH4 और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। आपको उसी चार्ट में ये सब कुछ मिल जाएगा कि अमोनिया का क्या है, सल्फेट का सिंबल क्या है। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कार्बोनेट का सिंबल CO3 हो गया, अमोनिया का NH4 हो गया, सल्फेट का SO4 हो गया, ये कुछ कॉमन है, इनको आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो NH4 का जो चार्ज होता है वो होता है 1 पॉजिटिव और सल्फेट यानी SO4 का जो चार्ज होता है वो होता है 2 निगेटिव। इन दोनों को क्रॉसओवर कर दो, हमारा कंपाउंड बन गया NH4 2SO4। अब देख रहे हो यहां पर ब्रैकेट का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है और पॉलीएटॉमिक आयन अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंटेन करता है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो NH4 2। ठीक है, अगर यहां 1 होता तो हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते, जैसे हमने यहां नहीं किया था। समझ में आया? तो वही कहा गया है कि भाई इन द अबव एग्जांपल, जितने भी हमने ऊपर एग्जांपल दिए, हम ब्रैकेट वहां पर नहीं लगाते जहां पर आयन केवल एक हो। जैसे यहां पर आयन केवल एक था, CO, ये ऑलरेडी एक ग्रुप है। ठीक है, और इसके लिए अगर हमारा एक से ज्यादा आयन्स होते तो हम ब्रैकेट लगा के लिखते। जैसे यहां पर हमने लिखा था, आप देख रहे हो यहां पर, देखो ये भी एक ग्रुप है और यहां पर एक से ज्यादा आयन्स है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर 2 लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मेरी जान? तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ही इजी है। वी ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हमने एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको पिछले सेकेंड पार्ट में आपको समझा दिया था। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जैसे हम एटम्स का मास निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम मॉलिक्यूल्स का भी मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस of all the atoms in a molecule of the substances। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल का हमें मास निकालना हुआ तो पहले हम H का मास निकालेंगे, फिर O का मास निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। है ना, बहुत इजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को भी हम एटॉमिक मास यूनिट यानी U में मेजर करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3.1 है ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। आपको H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है आपको HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे? वही तरीका जो मैंने आपको बताया, पहले H हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इन दोनों को निकालकर प्लस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पहले हाइड्रोजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, तीनों का मास निकालकर प्लस कर देंगे, हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमने निकाला हुआ है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। ये मैंने आपको
पिछले पार्ट में कैसे हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1U, ऑक्सीजन का मास 16U। अब जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, 2 into 1। 2 into 1 क्यों, क्योंकि 2 ये H वाला जो है वो 2 एटम है, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई H। H का क्या मॉलिक्यूलर मास है 1, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है, प्लस कर दिया। प्लस करके हम ऑक्सीजन का मास लिखेंगे और ऑक्सीजन एक ही एटम है, इसलिए 1 into 16, तो 2 into 2, 2 into 1 2 हो गया और 1 into 16 16 हो गया। अब 2 + 16 हमारा ऐड होकर क्या हो जाएगा 18U, यानी H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 18U। समझ में आया। चलो HNO3 का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। पहले H का मास, फिर N का मास, फिर O3 है तो ऑक्सीजन का मास तो निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो पहले हाइड्रोजन का मास H का मास होता है 1, हमने देखो यहां पर लिखा हुआ है। N यानी नाइट्रोजन का मास होता है 14। आप देख सकते हो जो हमने एटॉमिक मासेस वाला आपको टेबल बताया था पिछले पार्ट में, या आप गूगल करके भी देख सकते हो कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है। तो हमने पहले हाइड्रोजन का मास लिखा प्लस नाइट्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास तो वैसे 16 ही होता है, लेकिन यहां पर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 48। तो इस तरीके से 14 + 1 + 48 हमारा हो जाता है 63U, यानी HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा 63U। अच्छा चलो एक और हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास का। हमने अभी तक क्या सीखा, मॉलिक्यूलर मास सीखा, अब हम सीखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। देखो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में केवल इतना अंतर है कि फॉर्मूला यूनिट मास हम आयंस का मास कैलकुलेट करते हैं और मॉलिक्यूलर मास हम केवल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी कैलकुलेट करके दिखाया। तो फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी आपको बड़ी समस्या आपके सामने आ गई है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, बट यहां पर हम आयंस का मास निकालेंगे। जैसे NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, तो पहले हम Na का मास प्लस Cl का मास निकाल देंगे, तो ये आयोनिक कंपाउंड का टोटल मास यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो कहा गया है कि फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से हम फॉर्मूला यूनिट मास भी निकालेंगे। केवल डिफरेंस क्या है कि फॉर्मूला यूनिट ये जो वर्ड है ना, ये हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा NaCl ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका मास निकालते हैं हम, वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आपको NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, तो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हो या ये फॉर्मूला आप अपने से भी बना सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, यानी Na का कितने एटम है, एक एटम है, ठीक है। Na का कितना एटम है, एक है। रिलेटिव मास ऑफ एटम, अब Na का मास क्या है, Na का मास हो जाएगा हमारा 23 है आई थिंक ना, हाँ 23 है, ठीक है। आप यहां देख सकते हो हमने यहां पर लिखा है आपके लिए नंबर ऑफ फर्स्ट एटम Na कितना है 1 है, और इसका रिलेटिव मास कितना है Na का 23 है, प्लस नंबर ऑफ सेकेंड एटम, जो दूसरा एटम है वो कितनी संख्या में है, एक ही है, एक ही क्लोरीन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव मास ऑफ एटम, और क्लोरीन का जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 35। तो इस तरीके से हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl 58.5U, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ही है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, ठीक है। तो CaCl2 का आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। पहले Ca का मास प्लस Cl2 का मास, दोनों का मास निकाल के कैलकुलेट कर दो। चलो करते हैं, देखते हैं कैसे। फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ फर्स्ट एटम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव मास ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ सेकेंड एटम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव मास ऑफ एटम, ठीक है। तो पहले हमें Ca का मास निकालना है, यानी कैल्शियम का, देन हम Cl2 का मास निकालेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का मास
नंबर ऑफ फर्स्ट एटम कितना है, कैल्शियम एक ही है तो एक, इसका रिलेटिव मास कितना हो जाता है 40, कैल्शियम का जो रिलेटिव मास है वो 40, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है। अच्छा प्लस करो, प्लस कर दिया। अब Cl2 का भी तो मास निकालना पड़ेगा ना, Cl2 है मतलब क्लोरीन 2 है, इसलिए 2, नंबर ऑफ सेकेंड एटम कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव मास ऑफ एटम, क्लोरीन का मास होता है 35.2, दोनों को ऐड करेंगे 14 1 जा 14 प्लस 35.2 इंटू 2 हो गया हमारा 71, सॉरी 35.5 होना चाहिए यहां पर, ठीक है 35.2 नहीं है, Cl2 का जो मास होता है, Cl का क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, इसको याद रखना, ठीक है। इसलिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 71 आ जाता है, ठीक है। चलो तो भाई 40 प्लस 71 हो जाएगा हमारा 111U एंड दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। सो दिस वाज सो इजी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यू मस्ट हैव लव दिस चैप्टर। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सत श्री अकाल।